चलिए देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 8 के 9 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। आपने पाचन, परिसंरचना एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ा, और क्या आपको इसके विषय में कुछ याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में पढ़ चुके हैं और जनन जाति यानी स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। और कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता, और आप इस बात को भी मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। और आप पिछली कक्षाओं में पौधे के जनन के विषय में पढ़ चुके हैं, और इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जनन की विधियाँ देखें। क्या आपके विभिन्न जंतुओं के बच्चे को देखा है? और कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी में हम भर सकते हैं और भरने का प्रयास भी कर सकते हैं कि प्रक्रम संख्या 1 और 5 में उदाहरण देकर दर्शा सकते हैं। और आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। और आप क्या बता ये सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार के जन्म लेते हैं, यानी कैटरपिलर किस प्रकार के जन्म लेते हैं, बिलौते और पीले का जन्म किस प्रकार होता है। और क्या आप ये सोच सकते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि वह अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधे की हर तरह जंतुओं में जनन की 2 विधियाँ होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन देखें तो क्लास 7 में आपने पौधे के जनन के विषय में पढ़ा था। और इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए कि आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधे में नर और मादा जननांग यानी भाग होते हैं। और क्या आप इन भागों के भी नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं, और पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्म बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। और यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाते हैं। और इस प्रकार का जनन जिनमें नर तथा मादा युग्म के संलयन होता है और लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका और तथा एक अनुशिशन होता है। और वृषण नर युग्म उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, और वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसे चित्र में यहाँ दिखाया गया है, जिसमें शुक्राणु का चित्र 9.2 में दिखाया गया है। और शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होता है? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका का सामान्य संघटक पाए जाते हैं। मादा जनन अंग देखें। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्म का उत्पन्न करते हैं, जिससे अंडाणु यानी डिंब कहते हैं। और मानव यानी स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। और गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। बूझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडों का साइज अलग अलग होता है, और अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। निषेचन देखिए। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु के अंडाणु का संलयन है, और जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होता है, और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का आरंभ करता है? निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है, अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। और अपने भाई अथवा बहन को भी देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन सा लक्षण माता से और कौन सा लक्षण पिता से मिलता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते और तथा मुर्गी इत्यादि
अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। देखते हैं कि आपने परखनली शिशु के विषय में सुना है। बूझो और पहेली ने अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच जाते और ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ घंटे के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IFV अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर में बाहर कृत्रिम निषेचन हो सकते हैं। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिससे के पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और माता के गर्भाशय में पुनः विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। और इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहरी होती है और इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार का संपन्न होता है। क्रियाकलाप देखें तो बसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहने झरने का भ्रमण कीजिए और जल पर तैरती हुई मेढक के अंडों को ढूंढिए और अंडों के रंग तथा साइज को नोट कीजिए। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में रहते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है और मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होता है। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। यह मेढक के अंडे। मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं और शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिससे फलस्वरूप निषेचन होते हैं। और इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर का बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली स्टारफिश जैसी जलीय प्रणालियों में होती है। मूजो कहता है मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। पहली कहती है यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडे का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। बुजो कहता है एक एकल कोशिका किस प्रकार का एक बड़ा जीव बन सकता है। तो भ्रूण का परिवर्धन देखें। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है और युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाती है और इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रूपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आँख, कान इत्यादि विकसित होते जाते हैं और भ्रूण की वह संख्या जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। या जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है। आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती और तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं। आइए हम पता लगाते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है और मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाले कठोर कवच
कवच भी ऐसे हैं सुरक्षित परत होते हैं। कठोर कवच के पूर्ण रूप में बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है और अपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। और अब क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास किस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप में विकसित होने के बाद कवक के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर निकलता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावर के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोज उत्पत्ति होती है और अपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखा होगा। जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु देखें। हमने जाना कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित हो जाते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं ये जरायुज जंतु कहलाते हैं। वे जंतु जो अंडे देते हैं वे अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि जरायुज तथा अंडप्रजक में विभेद भी क्या है। तो मेढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे एकत्र करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्रजातियों के अंडे एकत्र कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया है उनके चित्र बनाइए। और कुछ जंतुओं के अंडे एकत्र करना सरल है क्योंकि उनकी मां शरीर के बाहर अंडे देती है। वह जंतु जिनके अंडे एकत्र करने में आप सफल रहे हैं अंडप्रजक जंतु के उदाहरण है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं। इनमें मां पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। अब क्या आप जरायुज और अंडप्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण देख सकते हैं? देखते हैं शिशु में वयस्क देखें। नवजात जन्मे प्राणी या अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। और कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से में बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीव चक्र का स्मरण कीजिए। इसमें अंडा, लार्वा अथवा अंडा के बाद लार्वा अथवा इल्ली, उसके बाद प्यूरा, उसके बाद वयस्क, जिसके विषय में आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। मेढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का परीक्षण कीजिए और हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को हम देख पाते हैं। अंडा से टेडपोल यानी लड़वा और उसका वयस्क। क्या टेडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई देता है? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टेडपोल वयस्क मेढक बन जाएगी? उसी प्रकार रेशम कीट की झिल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम की कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा और टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरित कायांतर कहलाता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हमारे शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं? कि आप सोच सकते हैं कि हमारा भी कायांतर होता है। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होता है। अलैंगिक जनन देखें। जब तक हमने जन्म प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनमें से हम परिचित हैं, और परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका हम पता लगाते हैं। क्रियाकलाप से देखें तो हाइड्रा की अस्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक स्लाइड का अध्ययन कीजिए और जनन के शरीर में क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई देती है। इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए और इन साइज भी ज्ञात कीजिए। और हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसे आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना हम कर सकते हैं।
प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते हुए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनन से निकलने वाले ऊर्ध्वर से नए जीव का विकास होता है और इस प्रकार के जनन के जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसा होते हैं। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक होता है, जैसे चित्र में यहाँ दिया गया है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है और इसके बाद कोशिका भी दो भागों यानी कोशिकाओं में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। जैसे चित्र 9.12 के सी में परिणाम स्वरूप एक जनक है। जनक से दो अमीबा बनते हैं। चित्र 9.12 के डी इस प्रकार के अलैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित हो कर दो संतति उत्पन्न करता है उसे द्विखंडन कहते हैं। मुकुल एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी है जिनके द्वारा एकल जीव संततित जीवों का जनन करता है। इसके विषय में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। डॉली की कहानी क्लोन है। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित अथवा अनुसंपूर्ण जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है और किसी जंतु में सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान बीटमल और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजनिंग इंस्टीट्यूट में की थी और उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया और डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था और यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिर डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि में एक कोशिका एकत्र की गई, जिसे चित्र में यहाँ 9.13 ए में दिखाया गया है। और उसी प्रकार स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंडाकोशीय भी एकत्र किए गए, जैसे 9.13 बी में दिखाया गया और अंडकोशीय के केंद्र को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि इससे ली गई कोशिका के केंद्र को स्कॉटिश ब्लैक शेफ ईव में रूपित किया गया और अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था, क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्र को अंडकोशिका से हटा दिया गया था। अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी और जिसमें प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 की डॉली की मृत्यु हो गई थी और डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए थे तथा कुछ के जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई थी। और क्लोन वाले जंतु में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। महत्वपूर्ण शब्द है अलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे भ्रूण, बाह्य निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, कायांतरण, अंडप्रजक जंतु और लैंगिक जनन, शुक्राणु और जरायुज जंतु युग्मनज है।
क्या आप जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा गया है जो कई हजार मक्षिकाओं को कॉलोनी है और केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है। यह मक्षिका रानी मक्षिका कहलाती है और अन्य सभी मादा मक्षिका कर्मी मक्षिका होती है और उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना, नन्हे को देखभाल करना तथा रानी मक्षिका को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना जिससे वह अंडे दे सके। और एक रानी मक्षिका हजारों अंडे देती है। अनिषेचित अंडे से मादा बनती है जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं जो ड्रोन कहलाते हैं। और इन कर्मी मक्षिकाओं का काम होता है कि वह अंडों के उष्णन हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें।